वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप बात कर रहे हैं 6th क्लास 4th चैप्टर मानचित्र कीवर्ड वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का कवर कर रहे हैं और हर कंपटीशंस में वनडे एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। तो कीवर्ड वाइज आप हमारे साथ चलें। मानचित्र, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है। तो क्या है मानचित्र? ये क्या है? एक चपटी सतह पे खींचा गया है। तो ये पैमाने के माध्यम से है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है। तो मानचित्र क्या होता है? ये चपटी चित्र है, ये चपटा चित्र है। ठीक है, चपटी चित्र होता है ये। ठीक है, आगे मानचित्र हमारा विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो एटलस क्या होता है? मानचित्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? एटलस। मानचित्र संग्रह को क्या कहा जाता है? एटलस। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे जो दिया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या इसी को उच्चवाच मानचित्र धरती के ऊंचाई और गहराई को दर्शा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं प्राकृतिक मानचित्र, उच्चवाच मानचित्र या भौतिक मानचित्र। इसमें क्या दर्शाया जाता है? जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे पठार, पहाड़, नदियाँ, मैदान, ये सभी को दर्शाया जाता है। अगला होता है राजनैतिक मानचित्र। ठीक है, तो प्राकृतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र या उच्चवाच मानचित्र, ये तीनों एक ही का नाम है जिसमें प्राकृतिक चीज़ों को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। राजनैतिक मानचित्र, इसके अंतर्गत राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और देशों एवं राज्यों को सीमाओं को दर्शाया जाता है। तो राज्य एवं क्षेत्र सीमाओं को दर्शाया जाता है, या कह सकते हैं क्षेत्र सीमाओं को दर्शाने जाने वाला, उसी को क्या बोलते हैं? राजनैतिक मानचित्र। कि यहाँ से यहाँ तक ये देश है, इधर ये देश है, तो ये कौन से मानचित्र में? राजनैतिक मानचित्र में। ठीक है, तो क्षेत्र के सीमाओं को दर्शाया जाने वाला मानचित्र क्या कहलाएगा? ठीक है, राजनैतिक मानचित्र कहलाएगा। आगे है थीमेटिक मानचित्र। तीसरे टाइप का मानचित्र क्या है? थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योग के वितरण वाले। मतलब इसे कह सकते हैं कि जानकारी युक्त मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, या एक उसको कह सकते हैं विशेष मानचित्र। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार, मतलब जो मानचित्र बनाया जाता है अपने आवश्यकता अनुसार उसे बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण होता है। मानचित्र के 3 घटक हैं।
ये पूछा जा सकता है। मानचित्र घटक, मानचित्र घटक ब्रैकेट में लिख देना कितना, 3। मानचित्र के कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। यानी मानचित्र में किन किन चीज़ों को दर्शाना आवश्यक है। पहला घटक दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक कि किस चीज़ को किस सिंबल से दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सभी रेखाएं और छोटे छोटे चित्रों से दिखाए जाते हैं सभी चीज़ों को मानचित्रों में। तो चलिए सबसे पहले दूरी की बात कर लेते हैं कि दूरी को कैसे कैसे दिखाया जाता है और किस दूरी को कैसे लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। मानचित्र एक आरेखन होता है। आरेखन का मतलब जिसमें रेखाएं खींची जाती है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या हम यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल को बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसीलिए इस उद्देश्य के एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र में दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये पूछा जा सकता है कि पैमाना क्या होता है। पैमाना कैसे चुनते हैं, तो वास्तविक दूरी बटा क्या हो सकता है, मानचित्र की दूरी, मानचित्र दूरी, वास्तविक दूरी बटा मानचित्र दूरी। तो इसी के अनुपात को हम पैमाने के रूप में लेते हैं। पैमाने के रूप में क्या लेते हैं, वास्तविक दूरी बटा मानचित्र दूरी, कि वास्तव में वो दूरी कितना है और उस चीज़ को हम मानचित्र में कितने पे दिखाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र को 1 सेंटीमीटर का जो स्थान है वो 5 किलोमीटर दर्शाया गया है। आपको रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इससे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब एक छोटी लंबाई अगर बड़े लंबाई को दर्शाता है तो उसको हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। एक छोटी लंबाई अगर बड़े लंबाई को दर्शाता है तो छोटे। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना हो, तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। तो छोटे चीज़ के लिए, छोटे चीज़ को दर्शाने के लिए बड़ा पैमाना और बड़े चीज़ को दर्शाने के लिए छोटा पैमाना। तो कह सकते हैं स्थान के हिसाब से जिस स्थान का मानचित्र बनाना है उसके व्युत्क्रम होता है क्या, पैमाना। यानी अगर स्थान छोटा है तो पैमाना बड़ा हो जाएगा और अगर स्थान बड़ा है तो पैमाना छोटा हो जाएगा। ठीक है, पैमाना छोटा हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको हमने लिख के बताया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये खेल के मैदान में घास उस दिखाया गया है, पेड़ के लिए सिंबल दिखाया गया है, यहाँ सामुदायिक भवन दिखाया गया है। ये सारे चीज़ दिखाए गए हैं कि विद्यालय सब चीज़ का सिंबॉलिक है। ये विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, यहाँ पे फल का बगीचा है। अब यहाँ पे पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर किसको व्यक्त कर रहा है, 10 मीटर को। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर को व्यक्त कर रहा है। तो उस हिसाब से हम इसको नाप लेंगे तो पता कर लेंगे कि सामुदायिक केंद्र से खेल का मैदान कितना दूर है, या इसको नाप के हम पता कर लेंगे कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र कितना दूर है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक हमको क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। एक गांव का मानचित्र ऊपर दिया गया था, दिशा। अब दूसरा चीज़ क्या है, मतलब 3 घटक थे ना, तो एक तो है दूरी। दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें क्या चूज करना पड़ता है, पैमाना चूज करना पड़ता है। और पैमाना में अगर बड़े स्थल को दिखाना है तो छोटा पैमाना, और छोटे स्थल को दिखाना है तो बड़ा पैमाना।
अगला है दिशा। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ, मतलब इस तरफ एक तीर ऊपर की ओर निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब उत्तर रेखा, तो मानचित्र के कहाँ उत्तर रेखा बनाया जाता है? ऊपर दाहिनी तरफ। मतलब उत्तर रेखा जो ऊपर की ओर इस तरीके से बनाया जाता है, उत्तर रेखा ये कहाँ बनाया रहता है मानचित्र में? तो ऊपर दाहिनी तरफ। ये लिख लेना, है ना, कि उत्तर दिशा को दिखाने वाला हर मानचित्र में कहाँ रहता है? उत्तर दाहिनी तरफ। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाएं पूरब पश्चिम दक्षिण के बारे में भी आप पता लगा लेंगे। 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो मुख्य दिशाएं कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कौन कौन? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग बिंदु। ठीक है, प्रधान। अब उत्तर के लिए ऊ लिख के शून्य लिख दो, दक्षिण के लिए द लिख के शून्य लिख दो, पूरब के लिए पू लिख के, और पश्चिम के लिए प लिख के शून्य लिख दो। मुख्य दिशाएं 4 हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रधान दिग बिंदु। बीच की 4 रेखाएं, ये जो बीच की 4 रेखाएं हैं उसको रेखाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति को पता लगाया जा सकता है। तो सबसे अच्छा तो ये वाला चीज़ है कि प्रधान दिग बिंदु बना लीजिए ये, और यहाँ पे सारे रेखाएं लिख दीजिए। जैसे ऊपर है उत्तर, तो नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच उत्तर पूर्व, मतलब ये उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम, और उत्तर और पूरब के बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूरब के बीच दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम दिशा मानेंगे। और एक दिशा ऊपर और एक दिशा नीचे। तो कुल दिशाएं 10 है। कुल दिशाएं कितने हो गए? 10। जबकि प्रधान दिशाएं कितने बताया गया है? 4। उसके उप प्रधान दिशाएं कितने हो गए? 4 और हो गए। 4 4 8 2 10। निम्नलिखित दशाओं को पता लगाकर विकास के सामुदायिक केंद्र का मान बता सकते हैं हम दिक् सूचक की सहायता से। दिक् सूचक कंपास को कहते हैं। कंपास को ही दिक् सूचक कहा जाता है, जो कि उत्तर दिशा को ही सूचित करता है। तो दिक् सूचक को और किस नाम से जानते हैं? कंपास कहते हैं। तो कंपास की मदद से हम लोग उत्तर दिशा को आसानी से पता कर सकते हैं, और उसके बाद अन्य दिशाओं को भी। यह एक यंत्र है, सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाता है। इसमें चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय सुई लगा रहता है। कंपास में क्या लगा रहता है? चुंबकीय सुई, जो किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा ये रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, तो कंपास में जो सुई होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक, तो जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो भी आपको लिख लेना है। अगला तीसरा घटक है प्रतीक। ठीक है, कि किस चीज़ को हम किस तरीके के सिंबल से दर्शाएंगे? प्रतीक। तो तीसरा मानचित्र का प्रमुख घटक है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं है होता। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायांकों, रंगों और चित्रों से दिखाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चिन्हों की सहायता से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये सारे चीज़ बना सकते हैं। जैसे देखो, ये बना, दोनों चीज़ करते चलना है। बड़ी लाइन, तो बड़ी लाइन का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, मीटर लाइन, ठीक है, 1 मीटर वाला लाइन ऐसा होता है। रेलवे स्टेशन कैसा दिखाया जाता है? ऐसा दिखाया जाता है। अब कहेगा ये लाइन में तुम देख रहे हो, ये गैप जो है एकदम बिल्कुल सेम जगह पे है, जबकि स्टेशन पे क्या हो गया है? गैप, ये जो पत्थर है, मतलब ये वाला, ये नज़दीक हो गया है ना। और ये यहाँ पे ये
स्टेशंस का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और ये छोटी लाइन है, ठीक है, ये क्या है, छोटी लाइन। तो ये सब सिंबल को बनाते चलें, बड़ी लाइन का सिंबल बना लें, छोटी लाइन का सिंबल बना लें, मीटर लाइन जिसको कहते हैं, प्लेटफॉर्म का सिंबल इस तरीके का होता है, तो वो लिख के या बगल में ये ब्रैकेट में या बगल में बनाते चलें। पक्की सड़क कैसे बनाई जाती है, तो ऐसे एकदम सीधी लाइन जो है वो पक्की सड़क है। और कच्ची सड़क कैसी बनाई जाती है, वो टूटी फूटी जो लाइन होती है ये कच्ची सड़क है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कैसा होता है, ऐसा, ये गहरा और बूंदा, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। राज्य का सीमा रेखा कैसा होता है, ये ऐसा, ठीक, पतला पतला रहता है और बूंदा बूंदा रहता है। और जिला का सीमा रेखा क्या होता है, टूटा टूटा केवल लाइन रहता है, उसमें बूंदा नहीं रहता है। नदी, नदी को ब्लू रंग से टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। कुआं, कुआं को काला रंग से बना देते हैं यहाँ पे। तालाब एक जगह पे घेर के वहाँ पानी डाल देते हैं। नहर, ये नहर का सिंबल हो गया। और ये है पुल का सिंबल, ठीक है, ये क्या है, पुल का सिंबल। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मंदिर अगर है तो उसको ऐसे बनाएंगे, गिरजाघर है तो उसके ऊपर ऐसे, चर्च जिसको कहते हैं, मस्जिद है तो इस तरीके से 3 गो अथी वाला बनाएंगे। और छतरी है तो उसको ऐसा बनाएंगे। उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस के जगह पे हम लिख देंगे PO, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के जगह पे PTO लिख देंगे। और पुलिस स्टेशन के जगह पे PS लिख देंगे। तो गहराई से तो हम मानेंगे कि वो क्या है, वो, तो इन सिंबलों की मदद से आगे जो है वो क्या है, बस्ती, बस्ती में बहुत सारा घर रहता है। और कब्रिस्तान में बहुत सारा कब्र रहता है, ये जो कि कब्र दिख रहा है आपको। उसके बाद पेड़, तो पेड़ इस तरीके का बनाते हैं और घास इस तरीके से बनाते हैं। तो ये आपका मानचित्र का क्या हो गया, प्रतीक हो गया। इन सारे प्रतीकों को आप ध्यान रखें और लिख। तो इस चीज़ को आप क्या कर लें कि इसका चित्र वाइज बढ़े। और कहता है कि इन संकेतों के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़, जैसे कि यहाँ पे आपको बसंतपुर गांव का चर्चा है, डुमरी, ठीक है, प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक दर्शाए गए हैं विभिन्न रंगों और उपयोग के द्वारा। उदाहरण के लिए समानतः नीले रंग का इस्तेमाल, ये पूछा जाता है कि प्रतीकों में जलाशयों को नीले रंग से, ठीक है, पर्वतों को भूरे रंग से, ठीक है, पठारों को पीले रंग से और मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। ये पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जलाशयों को मानचित्रों में किस रंग से दिखाया जाता है, नीले रंग से। पर्वतों को मानचित्र में किस रंग से दिखाया जाता है, भूरे रंग से। पठारों को मानचित्र में किस रंग से दिखाया जाता है, पीला रंग से। और ये पूछा गया है, हुआ क्वेश्चन है। मैदानों को किस रंग से दिखाया जाता है, हरा रंग से। तो ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पठारों को मानचित्रों में किस रंग से दिखाया जाता है, तो पीले रंग से। और पर्वतों को किस, ये मिलान करने वाला में पूछ दिया था, तो आप समझ सकते हैं। आगे रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमानों पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो जो मानचित्र है वो दूसरा चीज़ है और रेखाचित्र दूसरा है। ये याददाश्त आधारित है, ये पैमाना आधारित नहीं है, ठीक है, यह स्थानीय प्रेक्षण आधारित है, ठीक है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्ची आरेखन की आवश्यकता होती है, तो रेखाचित्र को हम क्या कह सकते हैं, कच्ची आरेखन कह सकते हैं। वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपके रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने के सहायता से खींचा जाता है और इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं।
तो ये क्या होता है, बिना पैमाना के खींचे गए मानचित्र को क्या कहेंगे, रेखा चित्र कहेंगे, और पैमाने के साथ जो रेखा चित्र होगा उसे हम मानचित्र कहेंगे। अगला है खाका। अगला एक तो रेखा चित्र हो गया, एक मानचित्र हो गया, और एक क्या है, खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़ा रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिस मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। तो बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र को क्या कहते हैं, खाका। तो खाका लिख के हम क्या कह सकते हैं, बड़े पैमाने का रेखा चित्र। बड़े पैमाने का रेखा चित्र को क्या कहा जाता है, खाका कहा जाता है। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन हैं, तो कौन कौन है, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो वास्तविक दूरी और मानचित्र दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होता है, क्यों, क्योंकि मानचित्र पैमाने पे आधारित होता है। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर क्या है, तो मानचित्र बड़े भाग को पैमाने के साथ छोटे टुकड़े में दर्शाया जाता है, जबकि खाका जो है छोटे भाग को बड़े रेखा चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो थीमेटिक मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं, प्रतीक की अपनी भाषा होती है। वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए मानचित्र कौन सा, तो वृक्षों के वितरण के दिखाने के लिए थीमेटिक मानचित्र हमें चाहिए, क्योंकि ये विशेष चीज़ खास डिमांड है। डिमांडेबल जो मैप होगा उसको हम थीमेटिक बोलेंगे। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, उत्तर दक्षिण खास तौर पे। पैमाना आवश्यक है किस चीज़ के लिए, मानचित्र के लिए। और बाकी आपको करके देखना है, इसे पढ़िएगा। और तो इस प्रकार से हम लोग कीवर्ड स्टडी कर रहे थे। बने रहें पायनियर स्टडी के साथ।